नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। तमाम खबरें, तमाम मुद्दे तैयार हैं इस बुलेटिन के और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको दिखा दें ऑन द शो, जहां पता चलेगा कौन सी बड़ी खबरों को आज हमने इस शो में शामिल किया है। पहली खबर क्रेडिट लाइन स्कीम को मंजूरी से जुड़ी। जी हां, एमएसएमई और एविएशन सेक्टर, इन दोनों ही सेक्टर को जरूरत थी युद्ध के झटकों से उबरने में मदद की और सरकार ने दोनों ही सेक्टर्स की मदद की है। क्या स्कीम है, कितनी कारगर होगी, क्या कुछ इस स्कीम के भीतर है, ये जानेंगे। एफडीआई नियमों में ढील, फटाफट लिए जाएंगे फैसले, सरकार का बड़ा कदम। किस तरह से फैसले लिए जाएंगे, क्या कुछ बड़े बदलाव आए हैं, ये हम जानेंगे समझेंगे इस खबर में। अप्रैल में घटी ऑटो बिक्री। मंथ ऑन मंथ अगर आप बात करें तो मार्च की तुलना में अप्रैल की बिक्री 3% घटी है। कार और ट्रैक्टर्स की सेल में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। केवल अप्रैल की बात करेंगे तो ये बीते एक दशक का सबसे अच्छा महीना रहा है कार सेल्स के लिहाज से। इसके बाद टाटा ट्रस्ट में बढ़ेगा टकराव। 8 मई को बोर्ड की बैठक, टाटा सन्स की लिस्टिंग पर चर्चा हो सकती है। क्या टाटा सन्स को लिस्ट कराया जाए, ये खबर और भीतर से जानेंगे समझेंगे। एलएनजी हुई महंगी, ग्लोबल मार्केट में 3 साल की ऊंचाई पर आया भाव। भारत की इंपोर्ट लागत बढ़ी। 50% से ज्यादा गैस हम इंपोर्ट करते हैं अपनी जरूरत की। अगर भाव बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारी चिंता को भी बढ़ा रहे हैं। और फिर लेंगे शांति वार्ता पर अपडेट। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है, कहा ईरान के साथ आगे बढ़ रही है बात। और इस खबर के बाद कच्चा तेल फिसल गया, $100 के करीब आ गया है। क्या कुछ यहां भविष्य दिख रहा है, क्या कुछ नया घटनाक्रम है, क्या गतिविधियां नई हैं, ये भी जानेंगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक खबर और देखिए। फ्रिज, टीवी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनके लिए कर्ज लेने वालों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और यही वजह है कि बैंकों के इस कारोबार में मार्च 2026 के दौरान 5% की गिरावट आई है। ग्राहक इन सामानों के लिए दरअसल या तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या एनबीएफसी कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं, उनसे फाइनेंस कराने को वरीयता दे रहे हैं। इस वजह से बैंकों के इस कारोबार में गिरावट आई है। सर, क्या बता रहा है ये ट्रेंड? इन आंकड़ों को थोड़ा करीब से समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसका असर आपको आने वाले दिनों में बाजार में सेल्स पर दिखाई देगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो निवेश करते हैं, जो बाजार में ट्रेड करते हैं, उनके लिए जानना ज़रूरी है। एक तो ट्रांसयूनियन सिविल का आंकड़ा ये बता रहा है कि जो नए क्रेडिट कार्ड के ओरिजिनेशन है वो 15% के आसपास गिरे हैं। यानी जो सख्ती पिछले साल सरकार आरबीआई ने की थी क्रेडिट कार्ड लोन को लेकर और अनसिक्योर्ड लोन को लेकर, उसका असर दिखाई दे रहा है। एक बड़ा शिफ्ट ये भी आया है कि लोगों ने अनसिक्योर्ड लोन पर अब सामान खरीदना, ड्यूरेबल्स खरीदना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। या तो वो क्रेडिट कार्ड पर ले रहे हैं या एनबीएफसी के पास जा रहे हैं, जिससे कि बैंकों को स्क्वीज हुआ है। इसलिए बैंकों की बैलेंस शीट पर इसका बड़ा असर भी हमें दिखाई देगा। पिछले 1-1.5 साल में आरबीआई ने बैंकों को इस बात के लिए खासतौर पर रोका था कि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट को कम करें, जिसके पीछे जो आमतौर पर दैनिक खर्च के लिए लोग लेते हैं। तो एक तो ये कि नए क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ कम हुई है, लेकिन जो है वो मजबूत है। क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग करीब करीब 13% बढ़ी है। 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा है। स्वस्थ है पर बहुत ज़्यादा नहीं है जो जिस तरीके की ग्रोथ दिखनी चाहिए। तो इससे लग रहा है कि जो कंजम्पशन के आंकड़े आपको मिलेंगे, रिवाइज्ड आंकड़े पिछले क्वार्टर के मिलेंगे, उनमें हमें इसका असर दिखाई देगा। दूसरा ये कि दिसंबर के बाद से हमने, दिसंबर 2025 के बाद से हमने थोड़ा रिबाउंड देखा है खरीद में क्रेडिट कार्ड के जरिए। इसलिए ई कॉमर्स पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा है। नए कार्ड के इशुएंस की ग्रोथ धीमी थी, लेकिन उनके इस्तेमाल में बढ़त दिखाई दी है। यानी जो जीएसटी की कटौती थी उसका असर खरीद पर आया और वहां से क्रेडिट कार्ड से खरीद की गई है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ अब तेजी से कैचअप करना शुरू कर रहा है। सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड तेजी से आगे आ रहे हैं। अभी तक ये बढ़त प्राइवेट सेक्टर के पास थी। तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। कंज्यूमर स्पेंडिंग को लेकर ये एक शुरुआती संकेत है जो हमें क्रेडिट कार्ड के आंकड़ों से मिलता है। अब कंपनियों के नतीजों की पड़ताल के जरिए पता चलेगा कि वास्तव में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर अगली तिमाही कैसी रहने वाली है। पश्चिम एशिया संकट की वजह से सुस्ती की मार झेल रहे एमएसएमई और एविएशन सेक्टर के लिए सरकार ने
क्रेडिट लाइन स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत एमएसएमई के लिए 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज होगा और गैर एमएसएमई और एविएशन सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी की कवरेज 90% होगी। कुल 2,55,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए अकेले एविएशन सेक्टर को मिलेंगे और एविएशन सेक्टर को ये पैसा मिलेगा। इस खबर के बाद आज स्पाइस जेट के शेयर में अपर सर्किट लग गया, इंडिगो का शेयर 4% से ज्यादा चढ़ गया, बैंकों के शेयरों में भी हरियाली देखने को मिली। सर, इस स्कीम से एमएसएमई और एविएशन सेक्टर को कैसे मदद मिलेगी? लगभग कोविड जैसी स्थिति है। जिस तरीके की क्रेडिट लाइन कोविड में दी गई थी वैसी ही यहाँ दिखाई दे रही। जो फर्क हमें भीतर दिख रहा है, जो जहाँ जिन चीज़ों को इसके जरिए फोकस करने की, एड्रेस करने की कोशिश की गई है, उसमें अगर आप क्रेडिट गैप देखें भारत के एमएसएमई सेक्टर का तो 30 लाख करोड़ के आसपास है, क्योंकि उनके पास जो इनफॉर्मल लोन्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। ये डिफॉल्ट का कैस्केड रोकेगा, क्योंकि एमएसएमई कंपनियों के पास युद्ध के बाद निर्यात की संभावनाएं सीमित हुई हैं, गैस की और बाकी ईंधन की लागत बढ़ी है। ऐसी स्थिति में जो उनके भुगतान हैं बैंकों के, वो फंस जाएंगे और डिफ़ॉल्ट का रिस्क है। ये जो क्रेडिट लाइन मिल रही है डिफ़ॉल्ट के रिस्क को रोकेगी। लगभग ऐसा ही हुआ था कोविड के दौरान, जब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की एक क्रेडिट लाइन मंजूर की गई थी। दूसरा ये कि तात्कालिक तौर पर जो लागत बढ़ी है कंपनियों की, वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है, पेमेंट जो फंसे हुए हैं उनसे निपटने में क्रेडिट लाइन मदद करेगी। ये एक ऐसी लिक्विडिटी अवेलेबल है जो कि जिससे कि कंपनियों को भविष्य में अगले 3 महीने 4 महीने के लिए अपने स्टॉक्स को ठीक करने की मदद मिलेगी। तो ये तो एमएसएमई के लिए हुआ, हालांकि असर सीमित होगा, ज़्यादा बड़ा असर नहीं होगा। एविएशन सेक्टर के लिए ये एक और बेल आउट है छोटा सा। इससे पहले एक बेल आउट सरकार और दे चुकी है मार्च में, जो हमने जिसके बारे में आपको बताया था कि बैंकों से कहा गया था इस क्रेडिट लाइन में 1500 करोड़ तक कोई भी एक एविएशन कैरियर विदाउट कोलेट्रल बैंकों से ले सकेगा। 1500 करोड़ तक लेने की छूट होगी और 2 साल का इसमें मॉरिटोरियम दिया गया है एविएशन कंपनियों को इसे चुकाने के लिए। तो जो सेक्टर अब इस समय 17 से 18 हजार करोड़ रुपए का लॉस झेल रहा है, उसके लिए ये बड़ी राहत की बात है। वर्किंग कैपिटल को स्टेबलाइज करने के लिए इससे मदद मिलेगी, गारंटी फी नहीं होगी और रीपेमेंट का एक लंबा शेड्यूल होगा। तो स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस, जिसके बारे में हमने आपसे कल चर्चा की थी कि वो सिकुड़ रही है और रिस्क में है, उसे कम से कम अपने तात्कालिक खर्चे चलाने के लिए ये कुछ मदद मिलेगी। पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सब कर्ज है और कंपनियों को भविष्य में चुकाना पड़ेगा। तो जो आज जो आपको एक को बाजार में सक्रियता दिखाई दी, वो सक्रियता केवल इस खबर का एक असर था, सेंटिमेंटल असर था। और सभी कंपनियां, भारत की तीनों बड़ी कंपनियां स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया, वैसे ही कर्ज के बोझ में दबी हुई हैं। तो ये जो लीज लाई है या जो मदद है, ये दरअसल कर्ज के तौर पर दी जा रही है, जो कंपनियों की बैलेंस शीट पर आगे बोझ रहेगी। लोन डिफॉल्ट पर बैंक जिस गैर फाइनेंशियल संपत्ति पर कब्जा करते हैं, उसको लेकर रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट सर्कुलर जारी कर स्पष्टता दी है। रिजर्व बैंक ने इस तरीके की संपत्तियों को अचल संपत्तियों की श्रेणी में बताया है और बैंकों से कहा है कि इस तरीके की संपत्तियों को कब्जाने में जरूरी नियमों और दिशा निर्देशों का इस्तेमाल करें। सर, रिजर्व बैंक किन संपत्तियों को गैर फाइनेंस संपत्ति मान रहा है और नए नियम क्या हैं? ये लंबे समय से दुविधा की परिस्थिति थी कि जब बैंक किसी कर्ज ना चुकाने वाले को, डिफॉल्ट करने वाले को, या जो कर्ज एनपीए हो जाता था उसकी वसूली करते थे, तो वो अचल संपत्तियों को, मकान को, जमीन को, कारोबारी संपत्तियों को, दुकानों को का अधिग्रहण करते थे। तो आरबीआई ने इस मामले में नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर ड्राफ्ट रूल जारी किए हैं और जो ये रूल, ये नियम उस स्पष्टता की कमी पूरी करते हैं जिसकी जरूरत पहले से ज्यादा थी। तो पहली चीज तो ये कि लेंडर्स या कर्ज देने वाले लोग किसी भी कर्जदार की नॉन फाइनेंशियल संपत्तियां, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में फर्क है कि अगर आपकी कुछ एफडी है, आपके स्टॉक्स हैं, तो वो पहले एनपीए चुकाने के लिए वसूले जाते हैं या उनको पर नियंत्रण किया जाता है और उसके बाद अचल संपत्तियों पर आता है। तो पहली चीज तो ये है कि जिस संपत्ति का एक्सपोजर एनपीए में क्लासिफाई किया गया है, यानी वो किसी तरीके के कर्ज से जुड़ी हुई है, उसे टेक ओवर करने की, उसका अधिग्रहण करने की, एक्वायर करने की छूट होगी बैंकों को। दूसरा यह है कि सारी लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल नियम और व्यवस्थाएं इन्वोक की जाएंगी, यानी एकदम उसको नहीं ले लिया जाएगा। और तीसरा यह है कि बाकी रिकवरी के ऑप्शन जब नहीं बचेंगे, अगर कोई रिकवरी के दूसरे ऑप्शन नहीं बचते हैं, तो बैंक इन अचल संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकेंगे। तो ये जो भी नॉन फाइनेंशियल एसेट या जो अचल संपत्ति है,
उसे ओरिजिनल लोन के कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर जरूर होना चाहिए, इस तरीके का प्रस्ताव किया है। बैंकों की प्रतिक्रिया का इस पर इंतजार रहेगा। पर ये ग्रे एरिया था, एक अंधेरा एरिया था, यहाँ तस्वीर साफ नहीं थी कि बैंक कर्ज के बदले क्या क्या कब्जे में ले सकते हैं, कुर्की कर सकते हैं जिसको कहा जाता है, वो उसके नियम आरबीआई साफ कर रहा है। देश के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से एफडीआई के नियमों में ढील देने के कुछ महीने बाद अब सरकार एफडीआई को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर रही है। इसके तहत एफडीआई प्रस्ताव पर 12 हफ्ते के भीतर मंजूरी देने या रिजेक्ट करने पर फैसला लेना होगा। देश के प्रायोरिटी सेक्टर में एफडीआई की गति को बढ़ाने के लिए सरकार ये फैसला ले रही है। सर, एफडीआई नियमों में ढील देकर क्या संकेत देना चाहती है सरकार? प्रेस नोट 3 की रियायत का एक्सटेंशन है ये। हम आपको बताते रहे हैं कि खासतौर पर, और बाकी तो भारत की कोई बॉर्डरिंग कंट्री भारत में निवेश करने की स्थिति में नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, ये मुख्यतः चीन के लिए है। चीन के साथ भारत में निवेश बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि चीन को लेकर शुरुआत में हिचक थी, पहले प्रतिबंध था, वो हिचक है, और उस हिचक को देखते हुए इस समय जबकि भारत की किसी भी व्यापार संधि में विदेशी निवेश नहीं आ रहा है, विदेशी निवेश की संभावना केवल चीन से है, तो उसे ज़्यादा एक्सपीडाइट करने की कोशिश की जा रही। तो अगले 5-6 महीने में, 7 महीने में आपको चीनी कंपनियों के भारत में निवेश के प्रस्ताव तेजी से मंजूर होते दिखाई देंगे, जो एक बड़ा शिफ्ट है भारतीय रुख में चीन के निवेश को लेकर। वैसे भी विदेशी निवेश की तस्वीर थोड़ी अच्छी नहीं है। अगर आप एफडीआई की तस्वीर देखें, 2021-22 में एफडीआई करीब 84-85 बिलियन डॉलर के अपने पीक पर था, जहां से गिरते गिरते अब 10 साल के 8 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर दिखाई दे रहा है। 2026 की पहली छमाही में एफडीआई इनफ्लो केवल 35 बिलियन डॉलर के थे। तो अब चुनौती ये है कि अगर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति दी जानी है, जिसकी कोशिशें पिछले 1 दशक में बहुत सफल नहीं रही हैं, तो नए सिरे से विदेशी पूंजी की जरूरत है। तो इंतजार करिए, चीन की कंपनियों का निवेश भारत में बढ़ने वाला है। अप्रैल के दौरान देश में मासिक आधार पर वाहन बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। मार्च की तुलना में अप्रैल के कुल वाहन बिक्री 3% घटकर 26,11,000 रही। मार्च की तुलना में अप्रैल में कारों की बिक्री करीब 7.5% घटी और ट्रैक्टर्स की बिक्री 8% से ज्यादा घटी। इस तरह दोपहिया वाहनों की बिक्री भी करीब 2% कम हुई है। सर, क्या ट्रेंड बता रहा है ये? शुरुआत आप मान सकते हैं अप्रैल की मिली जुली रही है, अच्छी रही है। टू व्हीलर्स ने थोड़ी ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग की है। टू व्हीलर्स की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, और ये वापसी कीमतें बढ़ने से पहले की थी। पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ सामान्य है, और इसमें भी जो एसयूवी के बाकी मॉडल बिक रहे हैं। अगर आप देखें तो मारुति कंपनियों के हिसाब से देखें, निवेशकों के हिसाब से देखें, तो मारुति ने थोड़ा सा कमबैक करता हुआ संकेत दिया है। अप्रैल के आंकड़ों पर हमने बात भी की, मारुति के नतीजे आए थे कि डिस्पैचेस बढ़े हुए हैं। स्मॉल कार सेगमेंट में मारुति की मिनी कॉम्पैक्ट और मिड साइज कारों में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है। टाटा उसके बाद दूसरे नंबर पर है। टाटा ने ईवी को काफ़ी पुश किया है, तो ये जो आंकड़े बताते हैं इसमें टाटा की ईवी की सेल्स थोड़ी बेहतर होती दिखाई दे रही है। हुंडई की डिलीवरीज में भी हमें बढ़ोतरी दिखाई दी है। तो कंपनियों के आधार पर 3 प्रमुख ऑटो कंपनियां हैं जिनके की तस्वीर हमें बेहतर दिख रही है, और टू व्हीलर्स की सेल्स तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये आंकड़ा आने वाले दिनों में बदल सकता है, क्योंकि अब कंपनियां वाहनों की कीमत बढ़ाने वाली हैं, और इंपोर्टेड लागत युद्ध के कारण कई कच्चे माल की बढ़ी हुई है। शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट के बोर्ड की बैठक होने जा रही है। बोर्ड की बैठक में टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ट्रस्ट के सदस्य केसी वेणु श्रीनिवास और विजय सिंह पटेल ही टाटा सन्स की लिस्टिंग की वकालत कर रहे हैं। इन दोनों को हाल में टाटा ट्रस्ट की सहायक टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट से बाहर किया गया था। सर, लिस्टिंग को लेकर विवाद क्या है? ये बैठक एक और महत्वपूर्ण बैठक है, और इसकी काफ़ी चर्चा है मुंबई में कारोबारी सर्कल्स में भी, क्योंकि कई मुद्दे जो पिछली बैठक में किसी तरह ढक दिए गए थे वो वापस इसमें आ रहे हैं। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो चर्चा में आएगा वो ये आएगा कि टाटा सन्स के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कौन करता है, टाटा ट्रस्ट की नुमाइंदगी कौन करता है। वेणु श्रीनिवासन नामिनी डायरेक्टर हैं, उनके भविष्य पर भी फैसला होगा इस बैठक में। तो इस दृष्टि से जो टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की नुमाइंदगी है, उसकी तस्वीर साफ होने की उम्मीद अगर कोई फैसला निकलता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि टाटा सन्स के बोर्ड में लिस्टिंग को लेकर सीधा बंटवारा है, खुला बंटवारा है। 2025 से एक समूह टाटा ग्रुप का
ये मान रहा है कि टाटा को क्लोजली हेल्ड रखा जाए, इसकी लिस्टिंग न की जाए, जबकि विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन जब कह रहे हैं कि इसे लिस्ट किया जाए। हमारा आपको बताते रहे कि आरबीआई ने इसे अपर लेयर की एनबीएफसी का दर्जा दिया है और सेबी के नियमों के हिसाब से, सरकार के नियमों के हिसाब से और आरबीआई के नियमों के हिसाब से टाटा सन्स की लिस्टिंग होना ज़रूरी है। तो 2 बोर्ड मेंबर या 2 सदस्य वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह इसकी लगातार वकालत कर रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। ये डिस्प्यूट अब फिर वापस बोर्ड की मेज पर आने वाला है कि टाटा सन्स का आईपीओ लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, इसका प्राइवेट स्टेटस बना रहेगा कि नहीं। और इसके अलावा जो ट्रस्टीज़ के बीच में मतभेद हैं, कुछ और ट्रस्ट जो टाटा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी, उनको किस तरह से रखा जाएगा, इसे देखना होगा। इसके अलावा चंद्रशेखरन का जो अगला टर्म है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस बैठक में आएगा कि क्या टाटा सन्स के बोर्ड ने फरवरी में इनका चंद्रशेखरन जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है उनका एक्सटेंशन टाल दिया था। अब इस बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। पश्चिम एशिया संकट की वजह से वैश्विक बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। कीमतें करीब 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई हैं। अप्रैल के दौरान स्पॉट मार्केट में नेचुरल गैस का भाव 17 से 18 डॉलर प्रति यूनिट दर्ज किया गया। पश्चिम एशिया संकट से पहले यह भाव 10 से 11 डॉलर प्रति यूनिट था। ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ना भारत के इंपोर्ट बिल पर बोझ है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत की 50% से ज्यादा नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। सर, इस संकट को लेकर भारत कहां खड़ा है और कितनी तैयारी करनी है? कई बड़े घटनाक्रम है पिछले 3-4 दिनों में एलएनजी के मार्केट में, से समझना जरूरी है। एक तो ये कि जब जंग शुरू हुई थी तब गोल्डमैन सैक्स का एक आकलन आया था जो दुनिया के एनर्जी बाजार में चर्चा में था कि अगर होर्मुज 1 महीने तक डिसरप्ट रहती है तो गैस की कीमतें $25 MMBTU से तक पहुंच सकती हैं। ये उससे ऊपर निकल गई हैं इस समय। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि युद्ध सीधे तौर पर बंद है पिछले 2 हफ्तों से, जो भी समस्या है वो होर्मुज की ब्लॉकेज में है, तो कतर जिसका उत्पादन बंद होने के कारण दुनिया में गैस की सप्लाई की पर सबसे ज़्यादा संकट आया था, ये माना जा रहा है कि उसने अपना प्रोडक्शन दोबारा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अप्रैल के अंत में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें कि उसकी 3 ट्रेन्स में से जो एलएनजी की 2 ट्रेन्स हैं वो अपना ऑपरेशन धीमे धीमे शुरू कर रही हैं। लेकिन जो सभी 12 ट्रेन्स हैं कतर की, रास लाफेन की, उन्हें ठीक होते होते तो अगस्त और सितंबर का समय आ जाएगा। तो यानी जो 12 ट्रेन्स जो पूरी गैस की सप्लाई संभालती हैं, उनकी आपूर्ति बाजार में अगले 2-3 महीने में नहीं आनी है, इसलिए गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत का एलएनजी बिल तेजी से बढ़ा है क्योंकि कतर बड़ा सप्लायर था और इसके अलावा अब भारत के पास विकल्प नहीं है। अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। इसके अलावा कुछ और देशों से भी गैस की आपूर्ति की जा रही है। भारत का इंपोर्ट भी घट गया है क्योंकि अब सप्लाई नहीं थी। मार्च के आंकड़े हमारे सामने, दरअसल 1.68 मिलियन टन के आसपास गैस का इंपोर्ट भारत में हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत स्पॉट पर गैस खरीद रहा है क्योंकि पुरानी सप्लाईज नहीं है और स्पॉट के प्राइस इतने ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं कि सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि इस महंगे एलएनजी को लाकर और उसे बांट सके और अगर उसे दे सकती है तो फिर आपके घर की गैस की, पीएनजी की और सीएनजी की कीमतों में इजाफा करना होगा। लेकिन जो मुख्य सप्लाईज हैं उन्हें बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। तो भारत के लिए अगले 3-4 महीनों में एक लेटेंट महंगाई आएगी ही आएगी गैस की कीमतों में, जिसे टाला नहीं जा सकता क्योंकि मार्च और अप्रैल के दौरान भारत की जो भी गैस की खरीद हुई है, एलएनजी की खरीद हुई है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर नहीं हुई है। उसमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स स्पॉट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उस स्पॉट के कॉन्ट्रैक्ट का असर हमें धीमे धीमे कीमतों की बढ़ोतरी में दिखाई देगा। एनर्जी की कीमतों में वैश्विक स्तर पर हो रहे भारी उतार चढ़ाव से अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बड़ा फ्यूल रिजर्व बनाने का फैसला किया है। इसके लिए वहां की सरकार करीब $7.25 अरब का खर्च करेगी। इस रिजर्व में करीब 1 अरब लीटर तेल रखा जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया की लगभग 50 दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सर, क्या योजना है ऑस्ट्रेलिया की और युद्ध को लेकर दूसरे देश किस तरह तैयारी कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ कई देशों ने की, पर ऑस्ट्रेलिया का पहला बड़ा प्लान निकल कर आया है जो ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में जो
स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनकी पूरी गणित, उनका पूरा अर्थशास्त्र बदलने वाला, और इसे आप आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब इस युद्ध ने नसीहत दी है कि अगर आपके पास रिजर्व नहीं तो आप संकट में हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने करीब 10 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, 7 बिलियन डॉलर के आसपास का बजट एलोकेट किया है, और ये बड़ा शिफ्ट है पॉलिसी का कि वो सप्लाई डिसरप्शन को रोकने के लिए एक मुश्त बड़ा पैसा खर्च करने वाला है। तो एक तो रिजर्व का साइज बढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि फ्यूल के साथ फर्टिलाइजर का रिजर्व भी बनाया जाएगा। जो लोग नियमित रूप से अर्थम या बोनस पॉइंट के दर्शक हैं, हम आपको बता चुके हैं अपने एक अर्थम में कि पूरी दुनिया में किसी देश के पास फर्टिलाइजर के स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं थे। अब सद्बुद्धि आई है तो ऑस्ट्रेलिया ने ये शुरुआत की है कि वो अपने यहाँ फर्टिलाइजर का रिजर्व बनाने जा रहा है। दूसरा, जो मिनिमम होल्डिंग पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की है, वो 10 दिन से ज़्यादा की जाएगी। पहले ऑस्ट्रेलिया केवल 10 दिन के लिए इसे होल्ड करता था। अभी की पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया के पास 46 दिन का पेट्रोल, 33 दिन का डीजल और 10 दिन का फ्यूल उपलब्ध था। इसके साथ बाकी देशों में एक साथ अगर आप ध्यान दें इन तमाम सुर्खियों के बीच में, तो कई देशों ने अपने रिजर्व्स के नियम बदले हैं और अपने यहाँ रिजर्व बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड दिए हैं। जैसे जापान ने अपने रिजर्व की प्रक्रिया में बदलाव किया है, अपने इमरजेंसी रिजर्व से तेल रिलीज किया है और पहली कोशिश में वो रिजर्व वापस खरीदा जाएगा। हालांकि जापान के पास 247 दिन का रिजर्व है और दुनिया के देशों में सबसे अधिक रिजर्व रखने वाला देश है जापान, क्योंकि जापान पूरी तरह आयात पर निर्भर है। साउथ कोरिया ने अपनी रिजर्व कैपेसिटी बढ़ाई है नए रिलीज के बाद। चाइना की रिजर्व कैपेसिटी रिकॉर्ड है, करीब 1.4 बिलियन बैरल के आसपास है। स्ट्रेटेजिक बिल्टअप बढ़ाया है, निर्यात रोक दिए हैं, फर्टिलाइजर के रिजर्व्स में और ज़्यादा जोड़ने की बात की गई है। भारत की तरफ से अभी बफर उपलब्ध है, रिजर्व्स बढ़ाने की बात तैयारी अब शुरू की जा रही है, चर्चा हो रही है, भी कोई परियोजना या कोई ऐसी घोषणा नहीं आई है। तो दुनिया के ज़्यादातर देश अपने रिजर्व्स को नए सिरे से बिल्ड करने की और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चाहे वो एलएनजी हो या एलपीजी हो या फर्टिलाइज़र हो, अमोनिया हो या क्रूड हो, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी 2-3 महीने बाद आपूर्ति नॉर्मल होगी, क्योंकि यहाँ से 2 महीने सामान्य होने में लगेंगे, आपूर्ति हॉर्मुज खुलेगा। उसका सबसे पहला काम दुनिया के देश अपने रिजर्व वापस भरने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें सारे रिजर्व जो खाली हैं और बढ़े हुए रिजर्व तैयार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाजार फर्टिलाइज़र की कीमत को लेकर, क्रूड ऑयल की कीमत को लेकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत को लेकर अगले 5-6 महीने 7 महीने तक के तेजी के रुख पर दांव लगा रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, जिसे देखते हुए प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका गया है। उधर चीन की तरफ से एक बार फिर तनाव को खत्म करने और हॉर्मुज को खोलने की मांग की गई है। चीन का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने वाली है। सर, ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक क्यों लगाई? देखिए, कल हम आपसे कह रहे थे 2-3 चीज़ें, अगर आपने कल बोनस पॉइंट देखा हो तो हमने कहा था कि चीन एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है इसमें, और वो संकेत आज मिलने लगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कल ये कह रहे थे कि हम फिर बदला लेंगे और हमला करेंगे और युद्ध करेंगे, वो आज पीछे हट गए। प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज कर दिया गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम ये था कि अमेरिका अपनी नेवी के सहारे जो हॉर्मुज में प्रवेश करेगा, हॉर्मुज की और फारस की खाड़ी में जो जहाज फंसे हुए हैं उनको निकाल कर लाएगा। संकेत माने जा रहे हैं कि इन तमाम पॉस्चरिंग के और एक दूसरे के प्रति आक्रामक रुख दिखाने के बीच कहीं ना कहीं जो पीछे चैनल चल रहा था बातचीत का, वहाँ चर्चा कुछ निर्णायक मुकाम पर पहुंच रही है। क्योंकि जो दूसरा प्रस्ताव आया था ईरान का, जिस पर हमने आपसे चर्चा की थी, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप के 2 बयान आए थे। पहले तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, फिर उन्होंने कहा था कि हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वहां से ये परिस्थिति बदलनी शुरू हुई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देश एक बातचीत, एक समझौते पर राजी हो गए हैं। तो इसे आप प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना टैक्टिकल भी मान सकते हैं और एक बार्गेनिंग चिप भी मान सकते हैं। बार्गेनिंग चिप से ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत देना चाहते हैं कि वो हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाने को तैयार हैं, ईरान अपनी शर्तों पर सहमत हो जाए। तो यही वो संकेत था जिसे आज बाजार ने पकड़ा। स्टॉक मार्केट में भी हमने बाद में रिकवरी देखी और कच्चे तेल की कीमतों में भी हमने गिरावट देखी। तो एक नेगोशिएशंस की नई तस्वीर उभरती बाजार में पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि जो यूएई पर हमला हुआ था उसको लेकर भी बातें उलझ गई हैं। कहा जा रहा है कि हमला नहीं हुआ था, ईरान ने की तरफ से 2 तरीके के बयान आए हैं। तो युद्ध को खत्म करने की, होने की और हॉर्मुज को खोले जाने की संभावना फिर आज जड़ पकड़ती दिखाई दे रही हैं। और ये नया डेवलपमेंट है जिसका असर हमने बाजारों में उत्साह की और थोड़ी उम्मीद की वापसी के तौर पर देखा है। एक और सवाल सर, क्या अमेरिका और ईरान के बीच डील होने की संभावना लग रही है?
एक यूनिफाइड प्रपोजल शुभम चर्चा में है, जिस प्रपोजल में थोड़ी बातें ईरान की होंगी, थोड़ी बातें बातें अमेरिका की होंगी। दोनों साइड्स एक रेक्टरिक भी प्ले कर रहे हैं, अपने तरह से बयान भी देने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेट भी दे रहे हैं, लेकिन साथ बैठकर बात करने की तैयारी भी कर रहे हैं। जहां संभावना बन सकती है कि ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर कुछ वादा कर सकता है, जो संकेत मध्यस्थों की तरफ से दिए गए हैं, अमेरिका उस पर सहमत हो जाएगा। होर्मुज को लेकर शायद जो लेन देन होगा वो ये होगा कि ईरान होर्मुज को खोलने से बदले कभी आगे हमला ना किए जाने की गारंटी मांगेगा। वो गारंटी डोनाल्ड ट्रंप देने को तैयार होंगे तो शायद होर्मुज को खोलने की संभावना बन सकती है। होर्मुज को लेकर जो ईरान का रुख एक 15 दिन 20 दिन पहले था, वहां से थोड़ा नरम पड़ा है। 15-20 दिन पहले ईरान ने कहा था कि होर्मुज पर उसका पूरा सॉवरेन नियंत्रण रहेगा, लेकिन अब थोड़ी परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। चीन की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण होने वाली है। चीन गारंटर भी है, ब्रोकर भी है और इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। ऐसा भी संकेत मान दिया जा रहा है कूटनीतिक गलियारों से कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से पहले कोई सहमति या समझौता होना जरूरी है, नहीं तो चीन में शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत नहीं हो सकेगी, ये माना जा रहा है। तो इसमें चीन का एक बड़ा मजबूत हाथ भी दिख रहा है कि चीन परोक्ष रूप से ईरान और अमेरिका को एक सहमति बनाने के लिए होर्मुज खोलने पर राजी कर रहा है, क्योंकि होर्मुज का ब्लॉकेड प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से चीन को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये घटनाक्रम अगले एक हफ्ते तक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, देखने वाला होगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर 14-15 मई को बीजिंग में शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं, उससे पहले क्या कोई एक शांति वार्ता, एक समझौता घोषित हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये संकट टलता दिखाई देगा, होर्मुज खुलने की संभावना बनेगी। यही सब कुछ है जो आज दोपहर के बाद बाजारों के भीतर और तमाम चर्चाओं के बीच तैर रहा था। चलिए, ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर आते हैं नई किस्त के साथ, नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।